हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर के साथ आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं द लिविंग वर्ड। आपको बता दें, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। मतलब कि आज हम, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीयूटी या एमई या नर्सिंग या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप लोगों को बता दूं इस क्लास में से ही वो बायोलॉजी की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा द लिविंग वर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सभी चैप्टर्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो नीट की तैयारी है उसको अपर लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। और आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस उनका एनालिसिस कराऊंगा और मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि उस क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा इस चैप्टर में कि एक क्वेश्चंस करने की क्या ट्रिक लगानी है, आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस को करने का क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है, क्या पढ़ने की स्ट्रेटजी है। और उसके साथ साथ पूरे कंप्लीट चैप्टर का आपका रिवीजन भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। और इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो में भी लगातार आप सीखते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आइए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम आप लोगों को हर चैप्टर से रिलेटेड आज क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो में द लिविंग वर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए स्पेशली है, उसके साथ साथ में सीयूटी एग्ज़ाम या फिर अदर ऐसे जितने भी एग्ज़ाम जिनमें बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सभी चीज़ों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो द लिविंग वर्ड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ साथ में मैं फुल आप लोगों को एनालिसिस भी कराने वाला हूं कि क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे करने चाहिए और क्वेश्चंस का जो है आंसर आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आज की वीडियो ही नहीं, हमारी आज से सीरीज स्टार्ट हो गई है। अब डेली आप लोगों को एक न्यू चैप्टर के साथ हम आप लोगों के साथ आएंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन भी कर लेना, जिससे कि जितनी भी वीडियो है उस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से नॉलेज मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को लॉजिक भी बताऊंगा, ठीक है, और पूरा एनालिसिस भी कराऊंगा, है ना। आइए चलते हैं। आम को हम मैंगो बोलते हैं ना, आम का कैरोलस लीनियस द्वारा, कैरोलस लीनियस जो थे ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने द्विनाम पद्धति बायनोमिकल नोमेनक्लेचर एक जो होता है ना रूल जो था वो इन्हीं ने दिया था। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, का सर्वप्रथम व्यक्त किया। तो सही वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मैं यूज करूंगा और उसके साथ साथ मैं हिंदी में बेशक मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनकी परेशानी बिल्कुल मैं आज दूर करने वाला हूँ। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेंजिफेरा इंडिका, कार्लिनियस, मेंजिफेरा इंडिका और मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। इस तरीके से हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको लग रहा होगा कि मेंजिफेरा इंडिका पहले आप लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन नहीं। आपको बता दें, कैरोलस लीनियस ने रूल दिया था कि द्विनाम पद्धति में जो पहला लेटर होगा ना वो जीनस को, ये वाला जो भाग है जीनस को, और दूसरा लेटर जो होता है वो उसकी स्पीसीज को क्या करता है, मतलब कि बताएगा। तो मेंजिफेरा इंडिका का पहला वर्ड जो होगा ये तो होगा कैपिटल लेटर में और इंडिका का पहला लेटर जो होगा वो होगा स्मॉल लेटर में। ये वाली बात उन्होंने बोली थी, तो इसके लिए ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैरोलस लीनियस पूरा नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है लिन। तो हमारा यहाँ पर होगा मेंजिफेरा इंडिका और लिन, ये इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि द्विनाम पद्धति में ये रूल बना हुआ है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि पहला नाम उसके जीनस को, दूसरा नाम उसकी स्पीसीज को दर्शाएगा। जो पहला नाम है वो कैपिटल लेटर में
उसका पहला वर्ड है और इसका स्मॉल लेटर में, और उसके साथ साथ में वैज्ञानिक का शॉर्ट में नाम भी लिख दिया जाता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कैरोलस लिनियस ने इसकी खोज की थी, मतलब ये वैज्ञानिक नाम दिया था। ठीक है ना। और उसके साथ ये भी ध्यान रखना कि वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो स्पीसीज होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पहला प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दे रखा है हमको, मतलब कि कॉलम बनाकर दे रखे हैं, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखे हैं, सही मिलान करना है आपको। ठीक है, तो सही मिलान करना है तो आपको क्या काम करना है, देखो इंग्लिश में भी क्या होगा, इधर की साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, इधर की साइड में तुम्हें वो दिखाई देंगे। अब आपको मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है पादपाल्य, यहाँ दे रखा है कुंजी, कुंजी को की बोल देते हैं। ठीक है ना, आपको क्या काम करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। पादपाल्य के सामने लिखा हुआ है परिरक्षित पादप और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान। चलो ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, कुंजी के सामने लिखा हुआ है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जातियों का विधिपूर्ण गणन करते हुए उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन। संग्रहालय, संग्रहालय जो है इसके में हम बोलेंगे म्यूजियम बोल देते हैं संग्रहालय को, ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर दबाकर पत्र पर आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है कैटालॉग, एक सूची जिसमें लक्षणों का सूची और उनके विकल्प होते हैं उनके विभिन्न वर्गों की पहचान करिए। यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि किसका किसके सामने आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको बता दें, पहला इसमें देखिए, पहला आपको दिखाई दे रहा ना ये वाला भाग, एक मिनट, पहला आपको दिखा पादपाल्य, इसको ये पादपाल्य ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है हर्बेरियम से संबंधित होगा। इसका ए का इसमें जाएगा, ए का जाएगा सी की तरफ, ए का जाएगा सी में। ठीक है ना, और बात करते हैं, ये दे रखा है हमारे पास मतलब कि कुंजी, ये कुंजी दे रखा है की, तो की का जाएगा इसमें ये वाला, की के लिए इसका यूज करते हैं हम एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची होती है, उनके विकल्प होते हैं विभिन्न वर्गों की पहचान करने के लिए। ठीक है, ये आएगा। अब बात करते हैं सी का। ठीक है, सी का करेंगे संग्रहालय, संग्रहालय जो होगा संग्रहालय का ये आएगा परिरक्षित पादप और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान। ठीक है, म्यूजियम का ये आ जाएगा, ये हर्बेरियम हो जाएगा। और यहाँ पर डी वाला जो है ना, डी वाले का आ जाएगा ये वाला, डी वाले का आ जाएगा ये दूसरा वाला, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति विविधि पूर्ण गणन करते हुए उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा जो मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से आंसर आपका जाएगा ये वाला ए डी, ए का तीसरा, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आपको बता दें, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आप कोई मेडिकल लाइन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ये पूछे आते हैं, मतलब मिलान वगैरह जो होते हैं ना, ये बहुत पूछे आते हैं। चलो अगला है पादपाल्य, हर्बेरियम बोलते हैं इसको, हर्बेरियम है ना। पत्र के नाम पत्र में निम्न में से कौन सी सूचना अंकित नहीं है। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब भी कोई प्रश्न पढ़ो ना पेपर में तो इस तरीके से शुरू से लेकर आप लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें नीट का एग्जाम होता है ना, नीट के एग्जाम में इस तरीके से नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें जो हर्बेरियम होता है ना, हर्बेरियम बोलते हैं, पादपाल्य को हर्बेरियम बोलते हैं। तो हर्बेरियम को में क्या काम करते हैं, पौधों का ये संग्रह होता है जिनमें हम क्या करते हैं, पौधे को सुखाकर दबाकर हर्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं। हो सकता है कि इंटर में आप लोगों से भी हर्बेरियम की फाइल बनवाए रखी हो। ठीक है, हर्बेरियम का जो फाइल होती है ना, शीट जो होती है वो 7x12 सेंटीमीटर की होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या काम होता है, ये पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है ये लिखा जाता है, साधारण नाम क्या है ये लिखा जाता है, फैमिली लिखी जाती है, उसका स्थान लिखा जाता है, संग्रहित पादप का जो डेट है वो लिखते हैं, और जो वो होता है ना संग्रहकर्ता का नाम, मतलब जिसने उसको संग्रह किया है वो लिखा जाता है, पादप की क्या क्या विशेषता होती हैं ये लिखी जाती हैं। ठीक है ना, और
ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। लेकिन हम अब देखते हैं ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है या नहीं, देखते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, स्थानीय नाम हाँ लिखेंगे, और संग्रह की तारीख ये भी डेट भी डालते हैं, संग्रह का नाम ये भी डालते हैं। पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई को हर्बेरियम की शीट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई का इसमें कोई भी मतलब नहीं रहता। अब बात करते हैं, देखो फिर से हमारे पास एक कॉलम आ गया, घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मिलान बताना है। ठीक है, दिए गए कूट का प्रयोग सही विकल्प को चुनिए। आपको क्या काम करना है, सही विकल्प को चुनना है। तो चलती है, सही विकल्प को भी चुन लेते हैं। क्या है इसमें, देखो आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए और ये देख लीजिए। आइए अब बात करते हैं, ये है फैमिली, क्या है फैमिली। तो फैमिली के लिए ये फैमिली में आता है मिस्रीडी। ठीक है, फैमिली इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आपको, मिस्रीडी ये भी इंग्लिश में मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग, ये वर्ग दे रखा है, वर्ग, वर्ग क्या है हमारा, क्लास क्या होती है इसकी, इंसेक्टा, कीटी तो होता है, मक्खी कीटी तो है। फाइलम, फाइलम संघ कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा, संघ ऑर्थोपोडा में कीटों को रखा जाता है। ठीक है, और गण क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा डिप्टेरा, डिप्टेरा। तो इस तरीके से ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ये आपका आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो देखो फिर आपके सामने क्या आ गया, फिर एक बार आ गया ये कॉलम, मतलब सही कथन आया, कॉलम नहीं आपके। नीचे दिए गए 4 कथन ए और से लेकर डी तक दिए गए हैं, उनमें से सही कथन को चुनिए। आपके पास यहाँ पर क्या काम करना है, सही कथन चुनना है। देख लीजिए, पहला दे रखा है जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी, पहला ये दे रखा है, क्या ये सही है। ठीक है, दूसरा प्रकाश काल का प्रभाव पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता। द्विनाम पद्धति RH व्हिटेकर ने दी, तो आपको बताना है सी तो बिल्कुल गलत है, RH व्हिटेकर ने नहीं दी थी, कैरोलस लिनियस ने दी थी। ठीक है, तो जिसमें सी आएगा एक तो वो तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आपके, ठीक है ना। तो ये दोनों कट गए। अब हम 50-50% खेलेंगे, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। डी पढ़ते हैं पहले, एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं। तो हाँ, ये वाला जो भाग है, ये डी वाला, ये डी वाली बात बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब तो डी वाली बात ये सही कह रहा है, तो डी वाली बात तो ये सही हो जाएगी। बी मतलब गलत था तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा ए और डी। ए में क्या था, ए को भी देख लो। ए में कहा गया था जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और डी, तो ए और डी वाला सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है ना, चलो अगला है नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित होते हैं, निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप या नहीं, मतलब जो द्विनाम पद्धति होती है ना, तो उसमें नामकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो नामकरण जब किया जाता है तो किस चीज को उसमें नहीं लिया जाता। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। हाँ, आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला पढ़ो, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जैविक नाम तो लैटिन भाषा में होते हैं, ये तो सही है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, पढ़ के देखो, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। अरे अभी तो तुमने कहा था कि जैविक नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं, तो हम किसी भी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ये गलत बात है। ठीक है, जैविक नाम पहला जो होता है वो वंश को, जीनस को, दूसरा उसकी स्पीसीज को, ये भी सही है। तो ये ए बी सी सही है, तीसरा जो था वो गलत है। गलत आपको ढूंढना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी, पता क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि नीट का एक रूल है, एएमयू का एक रूल है कि आज के समय में नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 तो सही होंगे, 1 गलत होगा। हमको वही क्या करना है, डिफाइन करना है कौन सा गलत है। पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते हैं, हर्बेरियम को हम ऐसे करते हैं, सही बात है। वनस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रह होता है, बिल्कुल सही बात है।
इसको भी हम सही मानेंगे। संग्रहालय पादप और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रह है। ये देखिए, म्यूजियम में क्या सिर्फ हम पादप और जंतुओं की तस्वीर रखते हैं? अरे नहीं, हम म्यूजियम में इनकी वो नहीं रखते, तस्वीर को नहीं रखते। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इनका जो शरीर होता है ना, उनके शरीरों को मतलब कि सुरक्षित रखा जाते हैं, जैसे हड्डियां वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उनको रखते हैं। तो इसमें जो नहीं वाला वर्ड है ना, वो सी आएगा। तो 7 का जो आंसर होगा वो सी वाला होगा कि तस्वीर नहीं रखते, इनके पादपों के शरीर को रखते हैं। पादप हो गया या जंतु हो गया। आप सामने देख पाएंगे 8वां प्रश्न है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम, मतलब सही वैज्ञानिक नाम बताना है, जो नामकरण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है, जिसका सही वर्णन किया गया है। आपके सामने ये दे रखा है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका जो होता है ये मक्खी का नाम है, और ये कह रहा है छिपकली का, तो ये तो गलत हो गया। अगला हमारा पता क्या है, अगला हमको दे रखा है ये वाला, हाँ, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोआ है, हाँ है, जो रोगजनक सबसे जिससे सर्वाधिक गंभीर मलेरिया होता है, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, ये मलेरिया जो आपकी बीमारी होती है उस मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है ये, और ये प्रोटोजोआ होता है, और ये सबसे खतरनाक मलेरिया भी होता है। आगे देखते हैं, फेलिस टाइग्रिस भारतीय बाघ गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित है। गलत। अरे गिर जंगलों में तो एशियाई बब्बर शेर हैं, और ये कह रहा है बाघ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ई कोलाई का पूरा नाम एंटमीवा ई कोलाई है? नहीं, ई कोलाई का पूरा नाम इस्चेरिया इस्चेरिया कोलाई बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? इस्चेरिया कोलाई बोलते हैं, ठीक है, जो मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। तो ये जो है एंटमीवा जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो है बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी में सही मिलान किया गया है? आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आज के समय में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए। आइए देखते हैं। बाघ इसको ये कह रहा है पेबाका टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है, तो आप कहेंगे ये जो टाइग्रिस है ना, ये बिल्कुल सही बात है। बाघ का ये टाइग्रिस जो होता है ये जाति होती है। कटल फिश जो है मोलस्का में है, गलत है। मोलस्का जो होता है संघ होता है, क्लास नहीं होता, वर्ग नहीं होता। मानव प्राइमेट है जो एक फैमिली है? नहीं, प्राइमेट एक गण होता है, ऑर्डर होता है, ना कि फैमिली। घरेलू मक्खी में मस्का एक ऑर्डर है? नहीं, मस्का जो होता है जीनस होता है। मस्का डोमेस्टिका याद होगा शायद आपको। मस्का जो होगा क्या होगा? जीनस होगा, और डोमेस्टिका इसका स्पीसीज होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलक्षणिक गुण है? जीवित जीवों का साफ साफ बोला है इसने, ठीक है ना, ध्यान रखना। सतही या आंतरिक दोनों ओर पदार्थों के संग्रहण द्वारा भार में वृद्धि, तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं है। पृथककारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्री संवर्धन, ना, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं। केवल अंदर की तरफ भार में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। जो वृद्धि होगी ना, जैसे तुम लोग हो, है ना, आप लोग हैं, आप लोग क्या काम करते हो, आपके शरीर का जो वजन बढ़ता है वो अंदर से बढ़ता है ना। ऐसा थोड़ी कि आपने क्या काम, जैकेट पहन लियो आप कहोगे हम मोटे हो गए, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। तो जीवित जीवों में केवल अंदर की तरफ से भार में वृद्धि होती है। बाहर से आप रजाई भी ओढ़ लो और आप सोचने लगो कि हमारी वृद्धि हो गई, शरीर की वृद्धि हो गई, ऐसा नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो सी है। अगला हमें दे रखा है ICBN का पूरा नाम क्या है? ICBN, तो देखो ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। सेम टू सेम अगर आपका इंग्लिश का पेपर आता है तो यही शब्द आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। इंग्लिश को हिंदी में लिख कर दे दिया इन्होंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सजीव जीवों का निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप से उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? मतलब सजीवों को निर्जीव से अलग हमें पहचान करनी है, तो ऐसा कौन सा गुण है जो केवल सजीवों में ही मिलता है, निर्जीव में नहीं मिलता? तो आपको बता दें, इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ये
स्पर्श के लिए संवेदनशील। निर्जीव प्राणी कोई सा भी क्यों ना सही, उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं हो सकती। पता है क्यों? वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनके अंदर न्यूरॉन सिस्टम नहीं होते, और न्यूरॉन सिस्टम किसमें होते हैं? वो तो हमारे अंदर हैं। ठीक है ना। वृद्धि, गति, पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया, जनन, इनके कुछ ना कुछ अपवाद हैं, लेकिन संवेदनशीलता का कोई भी अपवाद नहीं है। तो इसका आंसर बी आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न देखेंगे आप लोग। वनस्पति उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है तो आपको बता दें, ये देखते हैं, इनमें मूल स्थूतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। तो लो, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक मिल गया, ये होता है। वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास होता है, गलत। उष्णकटिबंधीय पौधे रखे जाते हैं, गलत। मनोरंजन का एक सुंदर क्षेत्र है, गलत। पहला ही सही है इसमें आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको दे रखा है, देखते हैं। स्पीसीज, स्पीसीज जानते हो? स्पीसीज को हम जाति बोल देते हैं, ठीक है ना। स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है? माना जाता है तो देखते हैं, वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई है। बात समझ नहीं? ये तो शायद हमने पहले बताया था कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? जाति। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो पहला ही हम लोगों को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। हाँ जी, 15वां प्रश्न देखेंगे सब लोग। 15वां प्रश्न हमसे दे रखा है, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है। मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों करते हैं? जीवों का वर्गीकरण करना एक स्थूलित आकार के लक्षण पर आधारित है? नहीं। जीवों की विविध टैक्सोनॉमी का परिसीमन करना एवं उनके परस्पर संबंध स्थापित करना? नहीं। आगे देखते हैं, जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासीय इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्रचलनों की सकलता पर उसकी जातिवृत्ति स्थापित हो। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऑप्शन सी इसका जो होगा हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या निम्न में से कौन सा जीनस, जीनस का मतलब जानते हो? वंश की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है। किसमें कम सामान्य लक्षण आएंगे पता है आपको? किसमें आएंगे? जाति में। किसमें आएंगे? जाति में, है ना। और ध्यान रखना कि सबसे पहले जाति, जाति के बाद फिर क्या आता है? जाति के बाद जो वो होता है जीनस, वो आ जाता है। फिर आ जाता है आपका गण, उसके बाद में वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद में क्या आता है बताओ? किंगडम, है ना। स्पीसीज हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका नहीं, उसके बाद में फैमिली आती है, फैमिली आ जाएगी। फैमिली के बाद में ऑर्डर आता है, ऑर्डर के जस्ट बाद आपका क्लास आता है, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या काम किया, देखो सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आपके नीचे यहाँ पर मैंने पूरी आंसर की लगा दी है, आंसर की आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या काम करना है, आज मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा? सेकंड चैप्टर आ जाएगा। सेकंड चैप्टर से संबंधित देखो, सेकंड चैप्टर में आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ये तो एक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन अगला जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके पेपर में आता जरूर है। दूसरा हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से 2 बार देखना, ठीक है। पहली बार क्या काम करना है, पहली बार इसे देख लेना, दूसरी बार में जब वीडियो इसको देखो तो खुद से क्वेश्चंस के आंसर लगाकर देखने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको जब देखेंगे, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको क्या काम करना है, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेना, फिर उसके आंसर भी देख लेना। दूसरी बार में जब क्वेश्चंस आप देखें तो आंसर आपको खुद से देने हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर हम जल्दी कर लेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताओ आपको कोई क्वेश्चंस आपको समझ में ना आया हो तो, और उसके साथ साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर जरूर कर देना, जो मतलब कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी वो पढ़ना चाहता हो तो इसे शेयर कर देना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, भाई कैसी लगी आपको वीडियो।